हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आपके शैक्षिक मूल्यांकन के बहुविकल्पी प्रश्न जो मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ, क्योंकि पेपर 1 आपका यही है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चीज़ें आपके लिए मैं करवा रही हूँ। फटाफट आपके क्वेश्चन होंगे। और ये पता है जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज है, कि चैप्टर 1 आपको दिया था, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है और वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट मैंने सुबह करवा दिया। अभी आपका मैं ऑब्जेक्टिव जो है हर एक चैप्टर वाइज है, तो वो मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। हर चैप्टर में 15-15 से ज़्यादा प्रश्न है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है और आपके लिए भी यहाँ पर चीज़ें करना नेसेसरी है। पहला क्वेश्चन, मापन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में एनसीईआरटी ने एक शैक्षिक सत्र कोर्स को कितने सेमेस्टर में डिवाइड किया है? 2, 4, 3 और 1। बताइए, प्रश्न है क्या होगा राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पूछ रहा है कि मापन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना जो चल रही है, चलाई गई, उसमें एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र को, पढ़ाई का जो एक सेशन होता है, उसको कितने सेमेस्टर में बांटा? ध्यान रखिएगा, 2 सेमेस्टर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन संबंधित होता है किससे? संज्ञानात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, भावात्मक, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का संबंध किससे है? तो हम सभी जानते हैं, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। आपके तीनों पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले चैप्टर का चल रहा है। शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? अलग अलग, साथ साथ, एकांतर और सापेक्षात्मक। बताइए कैसी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया की शिक्षा भी हो रही, साथ ही साथ मूल्यांकन भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थोड़ा सा प्रिंटिंग कम अच्छी है, लेकिन लिखा है भावात्मक पक्ष के स्तर संबंधित है। भावात्मक का मतलब क्या है? कि मूल्य का अंकन करना, अनुक्रिया करना, ग्रहण करना, उपरोक्त सभी। तो भावात्मक का मतलब होता है उपरोक्त सभी। ग्रहण करना, आपने कोई भाव है, कोई चीज़ को ग्रहण किया, और अनुक्रिया किया, उसके हिसाब से आपने भाव प्रकट किया। मूल्य का अंकन करना, आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है DSB ब्लूम, डॉक्टर ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को कितने वर्गों में डिवाइड किया? 2 वर्ग में, 4 वर्ग में, 5 वर्ग में, 6। जो वर्ग का डिवाइडेशन है वो कितना है? तो ध्यान रखना, 6 वर्गों में बांटा है। ये मैंने सुबह की क्लास में एकदम पूरा नाम सहित आपको बताया था, 6 के 6 नाम बताए थे, और कहा था कि एरो बनाकर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्लेषण का संबंध किससे है? कौशलात्मक पक्ष से है, भावात्मक से है, ज्ञानात्मक से, इनमें से कोई नहीं। विश्लेषण का रिलेशन किससे है? तो 6 का सिंगल 1 ऑप्शन है, ज्ञानात्मक पक्ष से ये चीज़ें होती, जहाँ पर हम बहुत ही एनालिसिस करके चीज़ों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन मतलब सबसे पहले क्या आता है? मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण और ज्ञान। बहुत बढ़िया, यूनिक प्रश्न है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में जो पेयर स्तर होते हैं, वो आपके यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है, डॉक्टर ब्लूम तथा उनके सहयोगी ने भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्य को कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्ग में, 4 वर्ग में, 6 वर्ग में, 5 वर्ग में। 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 6 वर्गों में बांटा है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुक्रिया के कितने स्तर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, अनुक्रिया कितने? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। अनुक्रिया के जो स्तर है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्दीपन या उत्तेजना किसका प्रथम चरण है? भावात्मक पक्ष का, कौशल का, ज्ञानात्मक का, इनमें से कोई नहीं। उद्दीपन या उत्तेजन किसका प्रथम चरण है? तो ध्यान रखना कि 10 का जो राइट आंसर है वो सिंगल 1 आपका कौशलात्मक पक्ष जो है वो सही है, बाकी सारे के गलत हैं। नेक्स्ट आइए, मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग होते हैं? शिक्षण का उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम की क्रियाएं हैं, उपरोक्त सभी। 11 का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन, यहाँ पे शिक्षण के उद्देश्य भी होते हैं, व्यवहार का परिवर्तन भी होता है, अधिगम की क्रियाएं और अनुभव सब कुछ होता है। तो आपका 11 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं क्विक करवा रही हूँ ताकि आप सभी फटाफट इन सबको देख पाएं और जल्दी से रिवीजन भी कर लें। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। 16 का प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का, दक्षता का, व्यापक का, इकाई का। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि व्यापक मूल्यांकन में सभी पक्ष आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावात्मक और नैतिक। प्रश्न पेपर का है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 किसका राइट आंसर है? तो संज्ञान है, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष का।
क्वेश्चन नंबर 14 है, छात्रों की रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? भावात्मक, संज्ञानात्मक, कौशलात्मक, उपरोक्त सभी। बताइए 14 में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा भावात्मक पक्ष। अभी आपकी 2 क्लास और होगी, ध्यान रखना, आपकी 2 क्लास आपको अभी और मिलेगी, जिसमें से ये कह सकते हैं कि आपकी एक क्लास अभी आपको समावेशी शिक्षा के आपके जो वेरी शॉर्ट्स हैं वो मिलेंगे, एक आपको उसके सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा। और कल जैसे ही पेपर होता है मुझे पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा सभी के सभी लोग। ये थोड़ा सा ब्लर है फिलहाल की मैं बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन किसका करते हैं? हम शांति शिक्षा का, नैतिक मूल्यों का और व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, केवल संप्राप्ति का। तो व्यापक मूल्यांकन के हम जो करते हैं वो सभी पक्षों का करते हैं, तो ये आपके सभी फैक्टर्स ए ऑप्शन है। नेक्स्ट लिखा है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित होता है किससे? ज्ञान से, अनुप्रयोग से, बोध से, सभी से। ये भी आपके 17 पेपर पूछा गया है कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित किससे है? तो 16 का जो राइट आंसर डी है, ज्ञान से भी है, अनुप्रयोग से भी है और बोध से भी। तो आपका डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सतत मूल्यांकन कहलाता है, क्या कहलाता है सतत मूल्यांकन? सत्र के अंत में जो होता है वो होता है, बीच में जो होता है वो होता है, नित्य जो होता है वो होता है, उपरोक्त सभी। तो सतत का मतलब ये है कि नित्य, प्रतिदिन, अल्टरनेट डे पे होता रहे या हम तिमाही छमाही हफ्ते में, इस तरीके से। 18वां प्रश्न है, भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है? बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष है, संवेग से संबंधित है, मनोवृत्तियों से उपरोक्त सभी। भावात्मक जो पक्ष है वो बताइए, 17 पेपर का प्रश्न है। 18 का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, जहाँ पर रुचियों को भी ध्यान में रखा गया है, संवेग को भी, मनोवृत्ति को, सबको ध्यान में रखा गया है। 18 प्रश्न आपके एक चैप्टर से, मैं मतलब 15 ही आपको आएंगे, मैंने एक चैप्टर से 18 प्रश्न आपको करवा दिए। फटाफट क्लास को भी लाइक करिएगा, ध्यान रखिएगा, जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है टिल आपके एग्जाम टाइम में वो करवा दे रही हूँ। 19 है, सतत मूल्यांकन का परिणाम विद्यार्थियों को अग्रसर करता है लक्ष्य की ओर, अधिगम की ओर, आत्म मूल्यांकन की ओर, ज्ञान की ओर। 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो एक सिंगल ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, वो है आत्म मूल्यांकन की ओर करता है, बी ऑप्शन आपका टोटली करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ 2009, 2010, 2008, 2011, कब उसकी स्टार्टिंग हुई? तो 20 का जो राइट आंसर है वो 2009 है, ये आपको दिमाग में लेकर चलना। आपका 18 का प्रश्न यहाँ पर सही होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी, कब डेवलप हुई थी? ये भी आपका 18 का प्रश्न है। 1957, 1956, 1958, 1955। 21 में क्या होगा? राइट आंसर आपका एक सिंगल वन आपका सही है, वो आपका 1956, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्ष से और नैतिक पक्ष से, सामाजिक से, बौद्धिक से। बताइए व्यापक मूल्यांकन का आशय किससे होता है? तो सभी पक्षों से होता है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? मूल्य का, समझ का, आदर्श का, आदत का और आदर्श का। 23 का जो सही ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है, वो सिंगल वन ऑप्शन आपका है, समझ का होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी गलत है। नेक्स्ट आइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 3 होती हैं, ध्यान रखना, 24 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? सूचना का, तथ्य और व्यवहारिक का, प्रयोग का, तथ्यों का, विश्लेषण, रुचियों का। तो 25 का जो सही ऑप्शन है वो ध्यान रखना, रुचियों का होता है, आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट। तो सोचिए, एक पेपर से मतलब एक चैप्टर का 25 प्रश्न मैंने आपको करवाया। आइए बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर, परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है? बताइए। ऑप्शन कई सारे हैं, पहला है मौखिक परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा आपका क्या है? प्रयोगात्मक मूल्यांकन। तो क्या आता है? तो यहाँ पर हमको जितने भी ऑप्शन दिए गए, एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, डी, सब कुछ आता है, सारी परीक्षाएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, 5 भाग में। तो राइट आंसर 2 भाग में बांटते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या शामिल है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच, सूची, उपरोक्त सभी। 3 में क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर उपरोक्त सभी का, जहाँ पे जांच की सूची है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सब कुछ शामिल, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार होता है, 4 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 2 होता है। तो राइट आंसर फोर्थ का आपका यहाँ पे डी ऑप्शन है, 2 होता है। नेक्स्ट आइए इसी के साथ, साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना है। कथन किसका है? चैपलिन का, गुड एवं हार्ट का, वाइटलेट्स का और मैकोबी का। तो
तो राइट आंसर फिफ्थ का यहाँ पर जो सही है वो चैपलिन का है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार को हम कितने भागों में बांटते हैं, किस किस प्रकार से? तो 5 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो 3 प्रकार से हम बांटते हैं। मैंने सुबह के प्रश्नों में आपको कई सारे प्रकार वगैरह सब बताए, वो टेलीग्राम पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आंकलित मूल्यांकन का दूसरा नाम क्या है? योगात्मक, संरचनात्मक, परिणामात्मक और गुणात्मक। आंकलित का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? आपके योगात्मक मूल्यांकन से है। आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिणाम, गुणात्मक, संरचनात्मक, योगात्मक। तो रचना वाला जो मूल्यांकन होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हम उसको संरचना से जानते हैं, वहाँ पे कुछ नया बनाया जा रहा है। बूझो कौन प्रविधि के का विकास किसने किया था? ट्रेवर्स ने, वेलेंटाइन्स ने, वाइटलेस ने, किंगनर ने, हॉस्टन ने। तो बूझो कौन प्रविधि का जो मूल्यांकन हुआ है, ये बना है, ये हार्टसन एवं मे ने किया है। निर्धारण मापनी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार। निर्धारण मापनी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। जो पेपर में खूब आएंगे या चीज़ें आई हुई हम तुरंत बताएंगे, उतना ध्यान रखें, बाकी चीज़ें तो देते ही रहते हैं। निर्धारण मापनी किसी वस्तु की सीमित पक्षों और व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक वितरण प्रस्तुत करती है। तो ये कथन किसने दिया है? तो राइट आंसर आपको नहीं पता, मैं बता देती हूँ, बेस्ट का कथन है। ठीक है, स्टेटमेंट के प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मूल रूप में प्रश्नावली उत्तेजकों का एक समूह है जिसका प्रयोग शिक्षित व्यक्तियों पर उनके जो उत्तेजक होते हैं उनके प्रति शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो ओकलर ने कहा है, लुंडबर्ग ने, वेस्ट ने, गुडेन हार्ट ने, सॉरी। तो 12 का राइट आंसर है लुंडबर्ग ने कहा है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए। निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। तो ओकलर है, गुडेनहार्ट है, पीवी यंग है और चार्ल्स गिडे। तो 13 का जो राइट आंसर है वो चार्ल्स गिडे है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जो होता है वो क्या है? सतत है, दक्षता है, वार्षिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है पेपर का। तो राइट आंसर जो है वो वार्षिक है, जो सत्र के अंत में होता है, जिसको हम एनुअल एग्जाम कहते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है ज्ञान भूगोल में, प्रयोग किस में होता है? हिंदी, संस्कृत में, दर्शन में, इतिहास में, 17 में। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो ध्यान रखना है कि विज्ञान भूगोल और कृषि में होता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है अंकलित, रचनात्मक, मौखिक और दक्षता। ये 16 का प्रश्न है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो रचनात्मक मूल्यांकन है। ये पूरा आपको दिमाग पर लेकर चलना है। नेक्स्ट आइए। संपर्क के स्वरूप के आधार पर साक्षात्कार होता है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। 17 का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, 3 प्रकार से। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए। 18 प्रश्न है, संपर्क के स्वरूप के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत क्या आता है? अल्पकालिक, पुनरावृत्ति, दीर्घकालिक, उपरोक्त सभी। ये प्रकारों में है ये। तो राइट आंसर 18 का जो सही है वो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ये सारे प्रकार हैं, 3 यहाँ पर नाम दिए गए हैं। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत क्या आता है? औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक, उपरोक्त दोनों और कोई नहीं। 19 का जो राइट आंसर है वो सी है। आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। आगे बढ़िए। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, किस चीज़ का मूल्यांकन हम करते हैं? बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का, अंतिम ज्ञान का, मध्यांतर ज्ञान का, समग्र ज्ञान का। 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रारंभिक ज्ञान का। आगे बढ़िए। विज्ञान भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं, केवल सैद्धांतिक होते हैं, सैद्धांतिक प्रायोगिक होते हैं, केवल मौखिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। 21 हो गया। 22 देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो ये किसकी नहीं? समय की, मितव्ययिता की, फलाकन की और पाठ्यक्रम की और रचना और प्रशासन की। तो 22 का जो राइट आंसर है रचना और प्रशासन की सुगमता है। ये 18 का प्रश्न है जो कि पेपर में पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आइए। बच्चों के द्वारा किए गए कार्य एवं उपलब्धि का विवरण रखने हेतु तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? अवलोकन, छात्र प्रोफाइल, युग्म मूल्यांकन और समाज नीति। तो ये सब कुछ रखने के लिए हम छात्र की प्रोफाइल को बना के रखते हैं कि बच्चों का ही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता चलता है कि बच्चे ने अभी कितना ज्ञान और कौशल जो है प्राप्त किया है? मापक, नियंत्रक, संकेतक, केंद्रक। तो जाहिर सी बात है मापक होता है, मापक के थ्रू हम करते हैं। तो 24 प्रश्न इस सेट में, यानी कि आपके वो प्रश्न और ये प्रश्न मिला के 2 पेपर के तो करवा दिए। नेक्स्ट आइए। ये नेक्स्ट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है, पढ़िए। अच्छा प्रश्न है। सुबह मैंने इससे संबंधित इसीलिए करवाया कि पहले वो आप पढ़ लीजिए, वो पहले आप देख लीजिए, ताकि वो आपको पूरी तरीके से पता रहे। आप ये ना बोले कि मैम ये वाला नहीं पता है तो कैसे करें। ठीक है,
अब यहाँ पे है उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं में से कौन सी विशेषता शामिल नहीं है, तो व्यापकता, वैधता, विश्व विविधता, विविधता, तो ये विभेद नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट, एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? मन ने, कॉर्नबैक ने, गुडे एम हार्ट ने और करलिंगर ने। तो दूसरे का ये पेपर में पूछा गया है, ये पेपर में आ चुका है, तो राइट आंसर आता है आपका बी ऑप्शन है, ये क्रोनबैक ने कहा है। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषता क्या होती है? उद्देश्यपूर्ण होता है, मितव्ययिता होती है, व्यापकता और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे तीसरे का जो राइट आंसर है डी है, उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन सही हैं आपके। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है किसी परीक्षण की विश्वसनीयता इस बात को इंगित करती है कि परीक्षण की आंतरिक संगति कितनी और उस परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त अंकों में कितनी संगति है। ये भी आपका स्टेटमेंट है, ये पेपर में पूछा गया है। तो राइट आंसर ये ध्यान रखिएगा कि इसका बी ऑप्शन है, फ्रीमैन ने कहा, ये पेपर में आ चुका प्रश्न है। नेक्स्ट आई, वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। फ्रीमैन का, कॉर्नबैक का, मन का, नॉर्मन और ग्रोनलुंड का। बताइए क्या होगा? तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए, किसके द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार लाया जा सकता है? खेल कूद के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता और मूल्यांकन। सिक्स का जो राइट आंसर है वो ध्यान रखिएगा आपका डी ऑप्शन है, मूल्यांकन के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये पेपर का प्रश्न है, पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती। हल्स का, लुंडबर्ग का, WF हिल का, बोर्टल मार्टिन का। तो सात का जो राइट आंसर है वो WF हिल है, ये आपको दिमाग में लेकर चलना होगा। आगे बढ़िए, उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, ये कथन किसका है? फ्रीमैन का, नॉर्मन लुंड का, योकम सिम्पसन का, ब्लेयर एंड जोन्स का। एट्थ का जो राइट आंसर है वो सिंगल वन आपका यहाँ पर सही है, योकम सिम्पसन, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है, जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसकी कमजोरी के क्षेत्र में अधिक योग्यता लाता है। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। नाइन्थ का जो सही ऑप्शन है ब्लेयर एंड जोन्स, डी ऑप्शन आपका टोटली करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन इवोल्यूशन ऑफ इज अ कॉन्टिनम, ये स्टेटमेंट किसकी है? शिक्षण है, मूल्यांकन है, अधिगम है, उपरोक्त सभी। तो टेंथ का जो राइट आंसर होगा वो भी आपका डी है, जहाँ पे अधिगम में भी चीज़ें आएंगी, शिक्षण के लिए भी आएंगी और मूल्यांकन के लिए तो आएंगी ही आएंगी। नेक्स्ट आइए, ये पेपर का प्रश्न है, एक क्वेश्चन जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा है पेपर में, ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है। मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा किया गया शिक्षण उद्देश्य की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया, और जहाँ पर एक क्रम में हम उस चीज़ को परिभाषित करते, तो कथन किसका है? 11 का जो राइट आंसर है ये नॉर्मन ई ग्लोन का है, ठीक है, ग्रोनलुंड का है। नेक्स्ट आइए, पुनर्बलन की विधियाँ कैसी होती हैं और क्या होती हैं? सतत मूल्यांकन है, पुनर्बलन, मासिक में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का तो एक बढ़िया ऑप्शन है बी और डी, बी, ए और बी। नेक्स्ट आइए, आधार रूप में निदान और उपचार साथ साथ चलते, कथन किसका? रॉस का, गुड का, स्किनर का, सिम्पसन का। 13 का जो राइट आंसर है वो आपका सिंगल वन है, वो है बी, स्किनर का, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 14, निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा? एक छात्र का चुनाव, परिकल्पना, पाठ्यवस्तु का विश्लेषण, समस्या का निर्धारण। 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ए है, एक छात्र का चुनाव, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? क्रियात्मक सोच से, प्रश्न पत्र से, नवाचार से, उपचारात्मक से। 16-17 में पूछा गया, तो 15 का जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, आपका सी प्रश्न पत्र निर्माण से आपका सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट आइए, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? निदानात्मक, उपचारात्मक, नवाचारी और कौशल। तो 16 का जो सही ऑप्शन होगा, 16 का वो सी ऑप्शन, उपचारात्मक शिक्षण आपका एकदम सही है। नेक्स्ट आइए, बचाव निदान का उच्चतम स्तर कथन किसने कहा? TP नन का, कॉर्नबैक का, मरे और रॉस का। 16 का प्रश्न है। 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा? कॉर्नबैक ने कहा है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं? 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5। 18 का जो राइट आंसर है 4 होते हैं। 16 प्रश्न पेपर का है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, क्या? कठोरता नहीं है, बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो 19 में आपका डी ऑप्शन है। उत्तम परीक्षण की विशेषता है तो उपरोक्त सभी है। ये सुबह मैंने प्रश्नों में खूब कहा था, प्रश्न बनता भी है तो गलत नहीं करिएगा। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित किससे है? गणित विषय से, पठन से, त्रुटियों को दूर करने से और अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो हम त्रुटियों को दूर करने की बात बोल रहे थे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी आपका गलत है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। रॉस का कथन है बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, उच्चतम स्तर है, मध्यम स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन पेपर है 2017, 18, 19 तीनों में लगातार पूछा गया था। 22 का रीड ऑप्शन निदान का एक उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट आइए, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन नहीं है? वाचन नहीं है, वाचन, अंकगणित, लेखन, परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में क्या नहीं आता? तो 23 में डी ऑप्शन निरीक्षण नहीं आता, बाकी सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आइए, अभिलेख एक प्रकार का क्या होता है? साक्ष्य होता है, मूल्यांकन होता है, योजना होती है, ये सभी। अभिलेख, संचय अभिलेख वगैरह जो बनाया गया था वो एक प्रूफ होता है, वहाँ पोर्टफोलियो की तरह सब बनाकर रखा गया होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 18 में पूछा गया है। उदम ने लिखा है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न उदाहरणात्मक होते हैं, पुनःस्मरण होते हैं, प्रत्याभिज्ञान होते हैं और बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न होते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, 26 है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी निर्माण है, विश्वसनीयता, मूल्यांकन, आच्छादन और समाज विधि। 26 का जो राइट आंसर वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना सारा प्रश्न आपको जल्द से जल्द कराया क्योंकि कल आपका एग्जाम है, रिवीजन होना चाहिए। चलिए अब क्लास को लाइक करिए, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ। अभी फिर आपको 25-30 करवाऊंगी पूरा, और सब चैप्टर वाइज करवा रही, 1 बाई 1 के बाद एक चैप्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रयुक्ता अनुसंधान को डैश अनुसंधान के नाम से जानते हैं? प्रायोगिक, क्रियात्मक, आधारभूत और विशुद्ध। तो यहाँ पर क्या जाना जाएगा? जो अनुसंधान होते हैं वो चीज़ें हम किससे जानते हैं? तो राइट आंसर पता है, इस चैप्टर में आपके 28 प्रश्न है, प्रायोगिक कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर अनुसंधान है तो खोज और ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी ना। मौलिक अनुसंधान को अनुसंधान भी कहते हैं, प्रयुक्त कहते हैं, क्रियात्मक, विशुद्ध और प्रायोगिक। तो मौलिक अनुसंधान जो होते हैं, मौलिक अनुसंधान को हम विशुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारी प्योरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, चीज़ों के अप एंड डाउन होते हैं। अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? तो एक सिंगल ऑप्शन 3 प्रकार के होते हैं, सुबह के प्रश्न में आप कराया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है, लिखा है अनुसंधान को समस्या के अध्ययन की उस विधि के रूप में हम परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाधानों को आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्य के आधार पर प्रतिपादित करे। तो ये किसका है? मुनरो का, क्रोफोर्ड का, जॉन डब्ल्यू वेस्ट का, गुडे और हट का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सिंगल वन ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है, मुनरो का, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। कथन का प्रश्न किसका होगा? फ्रीमैन का, कर्लिंगर का, रेडमंड मोरी का और नॉर्मन गुरलून का। तो राइट आंसर जो 5th का यहाँ पर सही हो रेडमैन और वोरी का है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो ये पेपर के आए हुए प्रश्न है। रिसर्च एवं एजुकेशन नामक पुस्तक किसकी है? अच्छा प्रश्न है, बताइए 6 का। तो राइट आंसर है जब ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट की और जीवी कर्न की है, दोनों की है, दोनों ने मिलकर इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो अभ्यासकर्ता, शिक्षक, प्रशासक के द्वारा अभ्यासकर्ता के लिए किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन, तो राइट आंसर जो है ये एस के मंगल का है, पेपर में आया हुआ है इससे पहले। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने हेतु समाधान हेतु किया जाने वाला जो शोध होता है वो क्या है? ये पेपर का खुद ही प्रश्न दिख रहा है। 8 का जो राइट आंसर वो क्रियात्मक शोध है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 9वां देखिए, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, राबर ने, वुड्रो ने, 16 का प्रश्न है। तो 9th का जो राइट ऑप्शन है वो स्टीफन एम कोरे है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? सोचने का तरीका, सीखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 का जो सही ऑप्शन है, 10 की जो चीज़ें एकदम करेक्ट है वो सी ऑप्शन सीखने का तरीका आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, ये कहा है किसने? हॉकिंस ने, स्टीफन एम कोरे ने, जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने, गांधी जी ने। तो 11th में जो करेक्ट होगा वो स्टीफन एम कोरे ने कहा है, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है इसीलिए सेलेक्टिव है, तो ध्यान रखिएगा। शैक्षिक कार्यक्रम के उत्थान में कल्पनाशीलता युक्ति है किसकी? परंपरागत अनुसंधान की, क्रियात्मक अनुसंधान की, वैज्ञानिक अनुसंधान की, उपरोक्त में से कोई नहीं। जितने भी पढ़ाई लिखाई के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कल्पनाशील युक्ति को जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कोशिश की जाती है दिखाने की, समझाने की, वो क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ करके करने की कोशिश करते हैं। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया? क्रियात्मक, ऐतिहासिक, मौलिक और वैज्ञानिक। ये 17 का प्रश्न है। तो 13 का जो राइट आंसर है वो आपका क्रियात्मक शोध है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्रियात्मक शोध कितने करने का अधिकार है? केवल शिक्षकों को, और प्रधान अध्यापकों को, शिक्षकों, अध्यापकों को, सबको? बताइए। तो क्रियात्मक शोध करने का जो अधिकार है वो आपका डी है, शिक्षक को, अध्यापक को, छात्रों को और ABS सभी को, ठीक है।
क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता दोनों, और ना तो उत्पादक ना तो उपभोक्ता। ये भी पेपर का प्रश्न है। तो राइट आंसर उत्पादक और उपभोक्ता वो दोनों ही होता है। 16वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण सुधार में, शिक्षण परिवर्तन में, विद्यालय शिक्षण की समस्या का समाधान है, तो उपरोक्त सभी। 16 का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, सब कुछ के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है, देखिए। अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं वरन एक दीर्घकालिक गहन और सुउद्देश्यपूर्ण खोज है। तो शिक्षा शब्दकोश, माध्यमिक शिक्षा योग, कोठारी योग किसने? तो 17 का जो राइट आंसर है वो वेस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी में ये चीज़ें मेंशन है। नेक्स्ट आइए, क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति में उत्पन्न करता है भावात्मक, कलात्मक, वैज्ञानिक और संवेगात्मक। 18 का राइट आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले आकर डेवलप करते हैं। किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के उद्देश्य उसी स्थान पर किए गए शोध के सामान्यतः शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न फ्रेंड्स अगर बहुत आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। मौली महोदय का कथन है, थोड़ा सा मुझे लग तो नहीं रहा है लेकिन हो सकता है कि पूछ ले, तो हम एकदम दिमाग में लेकर चले कि प्रश्न है तो स्टेटमेंट वाले आ जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब पेपर्स के ही सारे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनिश्चित, निश्चित। 20 का जो राइट आंसर है वो प्रत्यक्ष रूप से डालते हैं, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 है, वस्तुनिष्ठता का आशय पक्षपात, पूर्ण धारणा, आत्मनिष्ठ व्याख्या से मुक्त होने से है। एसके मंगल, लुंडबर्ग, डब्ल्यूएफ हिल और चैपलिन। तो 21 का जो राइट आंसर है डी है, चैपलिन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक है तो एस स्टीवेंस है, स्टीफन एम कोरे हैं, और हेल्डमेस्टर है और ब्रेड फील्ड है। तो 22 का जो सही ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका स्टीफन एम कोरे सही, बाकी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं 23, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंटरनेट एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, टू इम्प्रूव द स्कूल प्रैक्टिस। अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन रिपीट होने की उम्मीद है। तो राइट आंसर 23 का आपका डी है, ये टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस, ये आपका सही, बाकी आपका गलत है। चलिए 24 पे आइए, समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो मौलिक शोध का है, क्रियात्मक शोध का, व्यवहारिक। सुबह ही बताया था, बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है क्रियात्मक शोध का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, परिकल्पना होती है, समाधान का पूर्व अनुमान होती है, समाधान के बाद होती है, शोध के माध्यम से कोई अनुभव किया ही नहीं जा सकता। तो परिकल्पना जो होती है ना वो क्या होती है? समाधान का पूर्व अनुमान होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या हमारी, हल हमारा, समस्या का हल, तार्किक और गहन। तो यहाँ पे हम 26 का राइट आंसर क्या होगा? आपका ए ऑप्शन, समस्या हमारी और हल भी हमारा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। 28 प्रश्न है चैप्टर में, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है, उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, नए सिद्धांत के रूप में होता है, अनुभवजन्य होता है। 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो सिंगल वन है, ये समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। आगे बढ़िए, क्रियात्मक सोच से किसी समस्या का क्या होता है? प्रस्तावित उत्तर, संकल्पना, पूर्व उत्तर, पूर्व हल, परिकल्पना। 28 का डी ऑप्शन आपका परिकल्पना एकदम सही होगा, बाकी सारे आपके गलत हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने कई प्रश्न आपको करवाए ताकि आप जो है एट द एंड पे जाते जाते इन चीज़ों को देखते हुए जाएं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चैप्टर, नवाचार का एक टॉपिक आपके सिलेबस में है। नवाचार एक विचार है, व्यवहार है, वस्तु है जो नवीन है, वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक रूप से भिन्न है। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो राइट आंसर है ये एच.टी. बार्नेट की है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्राप्ति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। कथन किसका है? तो राइट आंसर इसका सिंगल वन ऑप्शन है, ये भी एम.एस. रोजर्स का, E.M. रोजर्स का है। तृतीय यूनेस्को सम्मेलन, पेपर का रिपीट क्वेश्चन, तृतीय यूनेस्को सम्मेलन का टाइम कब था? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है, 1971 था। डेट आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नवाचार एक विचार है, एक अभिवृत्ति है, कौशल युक्त एक यंत्र है, इनमें दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य होते हैं व्यक्ति ने या द संस्कृति ने पहले व्यवहारिक रूप से अपनाया होगा। तो ये फोर्थ का जो राइट आंसर है आपका H.S. भोला, आपका ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, नवाचार एक ऐसी नवीन विशेष परिवर्तन है जो जानबूझकर समझबूझकर किया जाता है, उद्देश्य प्राप्ति के दृष्टि से परिवर्तन अब विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी हो गए। तो ये स्टेटमेंट का ये भी क्वेश्चन है, राइट आंसर यहाँ पर माइक्लेक्स हो सकता है, सारे तो नहीं आए बट क्या पता आ ही जाए कुछ कुछ। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नहीं होती? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और आशावादी। प्रवृत्ति नहीं होती है तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति तो नहीं होती। आगे बढ़िए, शिक्षा के न्यूनतम आयाम का भाग नहीं है सतत शिक्षा, शिक्षकों के वेतनमान परिणाम, जनसंख्या परिणाम, पर्यावरणीय शिक्षा। क्या नहीं है? तो एक ही ऑप्शन नहीं है, ये वेतन की जो बातें हैं ये इसमें नहीं आती।
आगे बढ़िए। निम्न में से नवाचार की कौन सी विशेषताएं हैं जिसे नया समझा जाए, प्रयासपूर्ण किया जाने वाला काम, वर्तमान परिस्थिति में सुधार, उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। सारी बातें इसकी एकदम करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने का जो स्रोत है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर शिक्षा प्रचार सेवा विभाग से पता चलता है बहुत कुछ, शिक्षा संबंधी पत्रिकाओं से, बोस और ये सब कुछ है। डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब बात भाई समझ में आई या नहीं आई ये ज़रा बता दो। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर ये है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर्स के सारे मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र निर्णय करते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अभी आया भी था, तो किसका कथन है? कॉर्नबैक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 2, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं आपका यहाँ पे मापन मात्रात्मक होता है। एक एक नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखना। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं तो फोर्थ का जो राइट आंसर है संज्ञानात्मक पक्ष होता है, जहाँ पर ये सब कुछ उसमें सम्मिलित होता है। सत्र के अंत में किया जाने वाला जो मूल्यांकन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वार्षिक परीक्षा कहते हैं, उसको हम वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान में, भूगोल में, कृषि में, हिंदी में, संस्कृत, इतिहास में। लैब किस में होती है? आपके साइंस, विज्ञान, ज्योग्राफी, कृषि में होती है। आगे बढ़िए, हिंदी में कोई लैब नहीं करता। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं नहीं है तो कठोरता नहीं। अभी ऊपर पे आया था, 1 बाय 1 करवाया, पेपर के प्रश्न है सारे। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है आंकलित करके, रचनात्मक तरीके से, मौखिक और दक्षता। हम छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? तो राइट आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन के जरिए हम कुछ उनको क्रिएटिव देकर कर सकते हैं। छात्रों की रुचियों, संवेग और मनोवृत्ति संबंधित मूल्यांकन का पक्ष है, किससे संबंधित है? भाव से, कौशल से, संज्ञान से। 9th का राइट ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें आपके भाव से संबंधित, संवेग और भाव दोनों क्लिक कर जाएगा। आगे बढ़िए। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? क्रियात्मक सोच से, प्रश्न पत्र से, नवाचार से, उपचारात्मक से। ध्यान रखना 10 का सी ऑप्शन पत्र पर निर्माण से आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर 11, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण जो कहलाता है वो क्या होता है? तो राइट आंसर 11 का हम सब जानते हैं कि दूर कर दिया जाता है उपचार के द्वारा। बचाव निदान का स्तर है, किसने कहा है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी सिंपल है। रॉस का कथन है, कई बार पूछा गया, कभी उस तरीके से कभी इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाए। स्टीफन कोरे, रायबर्न, किसने कहा? ये दोनों एक ही है। तो राइट आंसर 13 का यहाँ पर जो है वो स्टीफन कोरे ने कहा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान के लिए किया जाने वाला शोध कैसा होता है? अभी हमने जस्ट पढ़ा तो क्रियात्मक शोध होता है। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, 4 पक्ष होते हैं। ये आपके पेपर का प्रश्न था तो मैंने आपको पेपर से करवाया। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापन शिक्षक कक्षा में करता है। ये भी पेपर का प्रश्न है, मैंने अपने आप से नहीं लिया है। तो बताइए, रूसो का, प्लेटो का, अरस्तू का, किसका है? तो राइट आंसर ये रूसो का है। ध्यान रखना, नहीं पता है तो सीख कर जाइए। व्यापक मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन किया जाता है व्यक्ति के सभी पक्षों का। जी हाँ, सभी पक्षों का। आगे बढ़ना ही, जहाँ पर मिले तुरंत टिक करिए। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित होता है? हम सभी अभी पढ़कर जस्ट आए हैं, बोध से, ज्ञान से, अनुप्रयोग से, सभी से होता है। सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है? जो नित्य प्रतिक्रिया के चलने वाला मूल्यांकन होता है वो चीज़ें होती है। मतलब जितने प्रश्न मैंने वहाँ पर करवाए हैं सभी पेपर के ही, आप देख सकते हो। देख क्वेश्चन 2 बार कैसे मिल रहा है। ये भी पेपर का है कि यह कथन है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट का 5th का राइट आंसर है कॉर्नबैक का, मैंने अभी पढ़ाया ऊपर। और सेम ही पेपर में पूछा गया है, 2017 का पेपर 2 बार हुआ था दूसरे पेपर में। विज्ञान, भूगोल, कृषि विषय होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, सैद्धांतिक प्रायोगिक होते हैं, मौखिक क्या होते हैं? तो विज्ञान भूगोल की जो भी चीज़ें होती हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। आपका बी ऑप्शन सैद्धांतिक और प्रायोगिक होती है, जहाँ पर हम सिद्धांत के थ्रू, प्रयोग के थ्रू चलते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सब कुछ, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठ, इसके आपके डी ऑप्शन करेक्ट होंगे। आगे बढ़िए। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, क्या करते हैं? बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन, मध्यंतर, अंतिम और प्रारंभिक। तो रचनात्मक मूल्यांकन में हम बच्चे की जो प्रारंभिक चीज़ें होती हैं उनको मूल्यांकित करते हैं। आगे बढ़िए। भावात्मक पक्ष कहलाता है, रुचियों से संबंधित होता है, संवेग से, मनोवृत्ति से, किससे? 9th का डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा। आपके संबंधित मनोवृत्ति से, संवेग से, रुचि, सबसे संबंधित है।
आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? उपचार से है, नवाचार से, प्रश्न पत्र से और क्रियात्मक से। 10 का जो राइट आंसर है प्रश्न पत्र निर्माण से, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित किससे होता है? बता सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का आपका सी है, त्रुटियों को दूर करने से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रॉस का कथन है, किसका है? बचाओ निदान का एक उच्चतम स्तर है, ये इसका कथन 2017 का सेकंड पेपर है ये। आगे बढ़िए। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान की बात की है? हम सभी अभी पढ़ के आए हैं, क्रियात्मक शोध की ही बात खुलकर की गई है। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार केवल शिक्षक को है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि अभी हमने हाल ही में पढ़ा। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता क्या होते हैं? दोनों होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, बोलिए नहीं है। हो गया यहाँ। भाषा में 60 अंक प्राप्त करती है। 60 अंक का प्राप्त करना क्या होता है? तो रीता को क्या मिलता है? रीपा को मापन मिलता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी कब डेवलप हुई? तो राइट आंसर यहाँ पे पता हो जाए 1956 में हुई। ये पेपर के प्रश्न है, 2018 के सारे प्रश्न है ये। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम तो टू इम्प्रूव द स्कूल सोसाइटी, यही अभी ऊपर हम लोग कर ही आए हैं, ठीक है। निधानात्मक परीक्षण के प्रश्न कैसे होते हैं? निधानात्मक परीक्षण, उसका प्रश्न कैसा होता है? तो 6 का राइट आंसर है वो उदाहरण से भरपूर होता है, जहाँ पर चीज़ें समझाई जाती हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है, कोई एक विशेषता नहीं है। समय की मितव्ययता, फलाकन, आपका ये प्रशासन वाला नहीं, बाकी आपका सबका सबका सही है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये चीज़ें क्या होती हैं? तो राइट आंसर आपका क्रियात्मक सोच से संबंधित है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग नहीं है, तो क्या? स्मृति, अनुभव, व्यवहार, प्रेरणात्मक, अधिगम। अधिगम अनुभव जो है वो मूल्यांकन का अंग नहीं है, बाकी सारे आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परिकल्पना होती है समाधान का पूर्वानुमान, समाधान के बाद शोध के माध्यम के अनुसार कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो 10 का राइट आंसर जो होगा वो आपका ए है, समाधान का पूर्वानुमान। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित होता है? मैथ, भूगोल, गणित, किससे? 11 का जो सही ऑप्शन है वो गणित से संबंधित होता है। सभी 1 नंबर के अच्छे प्रश्न हैं। मापन की निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार की अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, किसने कहा? स्टेटमेंट का प्रश्न है। राइट आंसर आपका 12 का जो सही होगा वो आपका बी है, ये स्टीवेंस ने कहा है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग है बालक, विषय वस्तु, समाज और पाठ्यक्रम। तो ध्यान रखना 13 का जो सही ऑप्शन है वो डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर शैक्षिक अंग में जरूर सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, यहाँ पर है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? सभी होते हैं, आपके सारे कौशल इन्हीं से डेवलप होते हैं। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो राइट आंसर जो है वो आपको पता है, ये वाक्य विस्तार नहीं है, अनुवाद। और ये 1 सेकंड, ये गलत है, इसमें कुछ ऑप्शन मिस्टेक है। दोनों तो सही, इस ऑप्शन सेम है ना, एक मिस्टेक हो गई है। चलिए कोई, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए फटाफट देख लेते हैं, ये 2019 के प्रश्न है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, सीखने में सभी, उपरोक्त सभी। तो सभी होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। मूल्यांकन के शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, अभिभावक को, शिक्षक को, हम सभी जानते हैं सभी को होती, सबके लिए अपने अपने लेवल पर इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं? हमने पढ़ा है 4 पक्ष होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो विद्यार्थी होता है, क्योंकि उसी का मूल्यांकन हो रहा होता है। सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होता है? सुविधा अनुसार 3 बार, 2 बार, सत्र के सतत लेके विद्यार्थी की योग्यता का आकलन। तो 5th का जो राइट आंसर है, सत्र आरंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का लगातार सबसे शुरू तब तक होना चाहिए। शैक्षिक शोध के समांतर कितने वर्गों में बांटा गया? तो राइट आंसर है 3 वर्गों में बांटा गया, क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या होता है? नवाचार है टोली शिक्षण, खुली कक्षा, अभिक्रमित, उपरोक्त सभी, सब कुछ इसमें आता है। क्वेश्चन 8 है, कौन सा ब्लूम ज्ञानात्मक पक्ष के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? कोई 6 ऑप्शन होते हैं ना उसमें, तो कोई एक नहीं आता। तो मूल्यांकन का आकलन नहीं आता, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारे के सारे आते हैं। आगे बढ़िए, ब्लूप्रिंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का राइट आंसर है, ये प्रश्न पत्र का एक आधारशिला होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो मूल आधार क्या है बता सकते हैं? समस्या है हमारी और हल भी हमारा, ये क्रियात्मक शोध के लिए ही कहा गया है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो होता है वो क्या कहलाता है? कोई प्रॉब्लम है उसका एग्जैक्टली, तो परिकल्पना, उपकल्पना की हम सोचते हैं कि ऐसा कर देंगे ऐसा हो जाएगा। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है? तो 12 का राइट आंसर निष्कर्ष है, सबसे पहले लास्ट का क्या है कि आखिर इतना करने का रिजल्ट क्या निकला।
दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? यह प्रश्न कैसा प्रश्न है? दिल्ली का लाल किला एक स्मृति संबंध, क्योंकि हम उसको हमारे दिमाग में एक बार बैठ गया है, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है स्काउटिंग, एनसीसी, रेड क्रॉस संस्था, सब कुछ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही प्रश्न नहीं है, तो लघुत्तरी नहीं है, बाकी आपका मिलान पद, एकांतर, सब कुछ आता है। तो ये रही आज की क्लास, जो कि मैंने 40 मिनट की क्लास ली। वाओ फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इतना, और बहुत सारे प्रश्न, आपको 100 प्रश्न करवाए होंगे लगभग। आप देखिए 25-25 थे, मैंने आपको इसमें 6 चैप्टर थे बड़े बड़े, मैंने 6 के 6 आपको बहुत सारे प्रश्न करवाए। उम्मीद है कि आपने भी आज की क्लास में बहुत कुछ कर लिया है फ्रेंड्स। अब कल आप लोग छोड़ के मत आइएगा, कोशिश यही रहे कि सब करके आइएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो देख लिया जाएगा, कोशिश करिए कि मैनेज करिए, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे स्माइल करके एकदम बढ़िया तरीके से जाइए, कोई पेपर अच्छा आएगा। पेपर मुझे टेलीग्राम पर पेपर होने के बाद तुरंत भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में नई क्लास के साथ। सबको बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।